अब हम लेते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अपन ये जानते हैं कि आवेशों का यदि कोई निकाय है तो उस निकाय पर स्थित आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, विद्युत बल लगाते हैं। और अब यदि इन आवेशों की स्थिति में परिवर्तन करें तो ये विद्युत बल है, ये कुछ कार्य करता है, या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपने को प्राप्त होता है। यदि किसी आवेश को प्रारंभिक स्थिति I से अंतिम स्थिति F तक परिवर्तित किया जाता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U का मान UF माइनस में UI इक्वल टू माइनस में WE होता है, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। अब इस स्थितिज ऊर्जा को अपन बाह्य कार्य के रूप में भी परिभाषित करते हैं, जिसमें अपन ये कहते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू UF माइनस में UI इक्वल टू W एक्सटर्नल, अर्थात आवेश को एक स्थिति I से अंतिम स्थिति F तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो इन स्थितियों के आधार पर अपन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। और तो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि उस पर स्थित जितने भी आवेश हैं वो सारे के सारे अनंत पर हैं, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। तो अपन शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति से शुरू करते हैं और उस निकाय का अपन निर्माण करवाते हैं। तब तक कितना कार्य हुआ वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके आधार पर अपन दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं दो आवेश Q1 व Q2 का निकाय इस प्रकार से है कि बिंदु A व B पर स्थित है, इनके मध्य दूरी R है। अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में ये मानते हैं कि ये दोनों ही निकाय कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, Q1 आवेश को बिंदु A पर लेके आएंगे, इसके पश्चात Q2 आवेश को बिंदु B पर लेके आएंगे। दोनों ही आवेशों को लाने में किए गए कार्य ज्ञात करेंगे और इस कार्य का कुल मान अपने को इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं पहली स्थिति कि दोनों ही आवेश अनंत पर स्थित है और Q1 आवेश को अपन बिंदु A पर लेके आते हैं। तो कितना कार्य करना होगा, क्योंकि दोनों ही आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसलिए इस बिंदु A पर Q1 आवेश को लेके आने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, या कहते हैं कि किया गया कार्य शून्य है। तो Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W1 हो तो W1 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब अपन ये देखते हैं कि Q2 आवेश भी अनंत पर स्थित है। इस Q2 आवेश को अपन बिंदु B पर लेके आएंगे तो यहाँ इस Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं, और विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को जब अपन इस बिंदु पर लेके आएंगे तो किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन यही करते हैं कि Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव कितना होगा। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V हो तो V इक्वल टू क्या होगा, कि Q1 अपॉन R। अब हम Q2 आवेश को अनंत से लेके आते हैं बिंदु B पर। तो विभव की परिभाषा से यहाँ इस आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 हो तो Q2 आवेश को B पर लाने में किया गया कार्य W2 इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ आवेश Q2 है इसलिए Q2 इंटू V लिखेंगे। V का मान अपन ये रख देते हैं, तो किया गया कार्य W2 हो गया, W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। अतः किया गया कुल कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। यहाँ W1 का मान तो 0 है, प्लस W2 का मान है K Q1 Q2 अपॉन R, या W इक्वल टू हो गया K
Q1 Q2 अपॉन R। किया गया यही कार्य किस में परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा में। इसलिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान होगा U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसकी दो स्थितियां लेके चलते हैं। पहली स्थिति तो अपन ये लेके चलते हैं कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के, इसलिए इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बाध्य कार्य करता है, इसलिए बाह्य निकाय द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यदि इन दोनों आवेशों को मुक्त छोड़ दिया जाए तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो क्या होगा, तो विपरीत प्रकृति के होने के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जैसी ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। अब इसी प्रकार तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए अपन प्रारंभिक स्थिति को भी उपयोग में ले सकते हैं कि जिस प्रकार से अपन ये मान लेते हैं कि ए, बी और सी बिंदु पर तीन आवेश Q1, Q2 और Q3 स्थित हैं। इन आवेशों के मध्य दूरी Q1 और Q2 के मध्य दूरी R12 है, Q2 और Q3 के मध्य R23 है और Q1 और Q3 के मध्य R13 दूरी है। प्रारंभिक स्थिति में इन आवेशों को अपन अनंत में मानेंगे, फिर एक एक करके इन बिंदुओं पर आवेशों को लेके आएंगे, किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे और कुल कार्य ही अपने पास इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इन आवेशों को अनंत पर मानते हैं और बिंदु ए पर Q1 आवेश अपन लेके आते हैं। तो इस बिंदु पर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ इस Q1 आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य शून्य होगा। Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W1 हो तो इसका मान शून्य होगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इस Q1 आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसलिए अपन इस Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। फिर इस B बिंदु पर Q2 आवेश अपन लेके आएंगे अनंत से, तो किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन C बिंदु पर लेके चलेंगे, तो अपन ये लेते हैं Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव कितना होगा। अब Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, इसको अपन V1 से ले लेते हैं। तो V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R12। विभव V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। तो K आवेश अपन ने Q1 लिया है, Q1 और दूरी यहाँ से इसके मध्य की दूरी है R12। अब अपन ये करते हैं कि इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लेके आते हैं, तो किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। तो Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 हो, तो विभव की परिभाषा से अपन देखें तो W2 इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटू Q2, यानी आवेश गुणा विभव का मान क्या होता है, कार्य होता है। तो यहाँ विभव का मान V1 का मान ये रख देते हैं, जिसको अपन समीकरण 2 मान लेते हैं। इस समीकरण 2 को अपन समीकरण 3 में उपयोग ले लें तो कार्य W2 का मान प्राप्त होगा कि Q1 Q2 अपॉन R12। इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। तो यहाँ अपन Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु पर लेके आए तो किया गया कार्य प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ A और B बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश है, तो इस बिंदु C पर Q3 आवेश लाने के लिए कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस C बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। तो इस बिंदु C पर Q1 आवेश के कारण भी विभव होगा और Q2 आवेश के कारण भी विभव होगा। दोनों ही आवेशों के कारण विभव ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में अपन कार्य ज्ञात करते हैं। अब अपन ये लेते हैं Q1 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव
इसको VDS से लिख लेते हैं, जिसका मान क्या होगा K Q1 अपॉन R13। इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव, जिसको अपन V से लिख देते हैं, जिसका मान क्या होगा K Q2 अपॉन R23। अब C बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, तो इन दोनों विभवों का योग होगा। C बिंदु पर कुल विभव V2 बराबर V डैश प्लस V डबल डैश। अब यहाँ समीकरण 5 और 6 का उपयोग करते हैं, तो V2 बराबर आ गया K Q1 अपॉन R13 प्लस में K Q2 अपॉन R23। अब इस बिंदु C पर कुल विभव का मान आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अनंत से Q3 आवेश लेके आते हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W3 मान लेते हैं, जिसका मान क्या होगा V2 इंटू Q3 होगा। अब यहाँ V2 का मान इस समीकरण नंबर 7 से इसमें रख देते हैं, तो कार्य W3 इक्वल टू आ गया K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। अब ये कोष्टक खोल देते हैं, तो कार्य हो गया W3 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये समीकरण नंबर 8 होगा। अब इस निकाय को बनाने में कुल कितना कार्य हुआ, तो तीनों कार्य W1, W2 और W3 के योग के तुल्य होगा। अतः कुल कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब यहाँ कुल कार्य में समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 8 का उपयोग करते हैं, तो कार्य अपने को प्राप्त होगा W इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन R23। किया गया यही कार्य अपने को इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। केवल अपन ने यही मान है वो रखा है, तो अपने पास इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ गई। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के इस सूत्र को यदि ध्यान से देखें, तो अपने को ये प्राप्त हो रहे हैं कि Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के लिए अपन ने जो पहले स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी उसका मान है ये। फिर Q2 और Q3 के लिए इन दोनों आवेशों के लिए ये मान है। इसी प्रकार से Q1 और Q3 इन दोनों आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये। इसका मतलब हो गया कि यहाँ अपन प्रत्येक दो आवेशों की निकायों का जो समूह बनता है उस समूह की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं और उनका योग कर देते हैं, तो अपने को इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि 4 आवेशों का कोई निकाय होता, जैसे अपन ने A B C D ये 4 बिंदु लिए, इन 4 बिंदुओं पर Q1 Q2 Q3 और Q4 4 आवेश स्थित हैं, तो यहाँ पर भी अपन इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपन यहाँ से सीधे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पर समूह कितने बनेंगे। तो समूह के लिए अपन एक सीधा सा फॉर्मूला अपन देख के चले कि समूह की संख्या कितनी होगी। तो समूहों की संख्या होती है n इंटू n-1 अपॉन 2, यानी जितने आवेश हैं
उन आवेशों की संख्या को अपन n से लिख रहे हैं। जैसे 4 आवेश लिए हैं तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 गुणा 3/2 यानी 6 समूह इसमें बनेंगे। देखिए पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इस प्रकार से कुल 6 समूह बनते हैं और इन 6 समूहों के लिए भी अपन स्थितिज ऊर्जा लिखें तो अपने को मान प्राप्त होगा U = K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस में K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, अब ये दो स्थितियां रहेगी अपने पास, तो एक तो ये आ गया K Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24। ये स्थितिज ऊर्जा अपने पास 4 आवेशों के निकाय की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अपन n आवेशों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं।